हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इससे पहले कि हम जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे उनकी अलग अलग परिभाषाएं हम देख चुके हैं। अब उन परिभाषाओं के आधार पर ही हम आगे ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का ये मतलब है कि हम अर्थशास्त्र का जो विस्तार है, अर्थशास्त्र का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हम करते हैं और हमें ये कैसे हम अनुभव करते हैं कि हम अर्थशास्त्र का जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम सही रूप में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर कीन्स, उन्होंने जो उनके अनुसार उन्होंने जो अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र को बताया था कि हम कैसे अर्थशास्त्र को क्षेत्र को अध्ययन करेंगे। तो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, जिसमें हम देखेंगे कला व विज्ञान। अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। तो ये 3 जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताए गए हैं इसको हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। फिर हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, प्रकृति या स्वभाव। अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव में हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र साइंस है या आर्ट है। इसको हम आगे, ये तीनों ही जो क्षेत्र हैं इन तीनों ही क्षेत्र को हम आगे विस्तार रूप में पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं जो किसी न किसी रूप में आर्थिक क्रियाओं का काम करती हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कहीं ना कहीं अर्थ जगत से जुड़ी हैं, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं, जो धन से जुड़ी हुई हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही हम यहाँ विषय सामग्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट है हमारा उपभोग। उपभोग क्या है। उपभोग का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्रयोग करके उस वस्तु से अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राप्त करता है, उसे उपभोग कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जो भी यहाँ है वो किसी न किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और जो हमारी जो साधन है वो सीमित हैं। तो हम अपनी आवश्यकताओं को, जो असीमित आवश्यकताओं को हम सीमित साधनों के अंतर्गत किस तरह से उसका प्रयोग करें जिससे कि हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकें। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छा को संतुष्ट करना चाहता है। तो उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी उसके पास साधन उपलब्ध हैं उन साधनों के अनुसार ही वो उपभोग करता है। तो उपभोग का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम किसी न किसी वस्तु का उपभोग करके उसको हम संतुष्ट करते हैं। फिर उसके बाद है उत्पादन। उत्पादन से मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तुएं, जो भी हम उपभोग करते हैं या हमारी जो भी उपभोग की वस्तुएं या सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बनती हैं। तो जो वस्तुएं, क्योंकि हम कोई वस्तु अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमको ऐसा तो है नहीं कहीं पे अपने आप ही मिल जाती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के रूप में उसका कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका उत्पादन हो रहा है। जो भी कच्चा माल है उसको प्रयोग करके जो भी हमारी उपयोग की वस्तुएं बनाई जा रही हैं जिस प्रक्रिया के अंतर्गत, उसी प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो तीसरी जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो है विनिमय। विनिमय से मतलब है एक्सचेंज। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी वस्तु अगर हमको चाहिए तो हर व्यक्ति उस वस्तु को नहीं बना सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही यूज़ की चीज़ें ही बना सकता है, या हर व्यक्ति कोई वस्तु निर्मित भी नहीं कर सकता। जो काम एक उत्पादनकर्ता का है वो अपना काम करता है और जो उपभोक्ता है उसका काम उन वस्तुओं का उपभोग करना। लेकिन उपभोक्ता वो वस्तु प्राप्त कैसे होगी। अगर वो कोई वस्तु चाहता है, वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो उन वस्तुओं को उसको ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि पहले ज़माने की हम बात करते तो क्या होता था, अगर कोई वस्तु हमें उपभोग के लिए चाहिए तो हम उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बदले ही एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस समय किसी तरह का कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं था।
कोई भी जो मॉनेटरी वैल्यू थी या मुद्रा में किसी वस्तु की वैल्यू को नहीं मापा जाता था। लेकिन आज क्या है, हम आज कोई भी वस्तु अगर हमें खरीदनी है तो हम आसानी से उसको उसके बदले में उसका जो मुद्रा में जो मूल्य है वो देकर वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, विनिमय का मतलब एक्सचेंज। इस किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में जो हम उसकी वैल्यू देते हैं, मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, उसे हम विनिमय कहते हैं। पहले ज़माने में हम क्या होता था, किसी वस्तु के बदले जब वस्तु देते थे उस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल में इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फिर हर वस्तु को उसका एक मॉनेटरी वैल्यू उसकी निश्चित कर दी गई कि अगर ये वस्तु इतने में निर्मित हुई है, इस पे ये कॉस्ट आई है, तो उसका एक प्राइस निश्चित करके हम उस वस्तु को उसकी मनी वैल्यू के द्वारा उसको एक्सचेंज कर सकते थे और उस वस्तु को खरीद सकते थे। उसके बाद है वितरण। वितरण से मतलब हुआ कि जो वस्तुएं कहीं ना कहीं बनती हैं तो वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचती हैं, तो उसका भी एक पूरा एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई वस्तु कहीं भी निर्मित हो रही है तो वो हम देखते हैं कि वस्तु हमारे पास, हमारे घर के आसपास आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है। तो वो कैसे उपलब्ध होती है, तो इसके पीछे भी एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सिस्टम होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से वो वस्तु हमारे तक पहुंचाते हैं। तो वितरण, एक समान रूप से वस्तुओं का वितरण होना जनसंख्या में, उसी को हम एक वितरण बोलते हैं। फिर राजस्व। राजस्व की बात आती है तो राजस्व का मतलब है जो सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है वो राजस्व के अंतर्गत आती है। राजस्व में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार करती है, जैसे कि लोगों को ऊपर जो ऋण देना, जो भी व्यय करना, या जो भी सरकार को जिस भी तरह का जो भी एक आय प्राप्त होती है जनता की तरफ से, वो सब राजस्व के अंतर्गत आती है। अभी हम देखते हैं जो भी टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या और भी जो टैक्सेस हैं, आप जीएसटी की जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखेंगे तो सरकार की राजस्व नीति के अंतर्गत ही आती है। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये सारी क्रियाएं क्या है, एक आर्थिक क्रिया हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे अगर किसी भी देश का उपभोग का स्तर कैसा है हम ये देखते हैं तो उससे ये पता चलता है लोगों की आय कितनी है। उपभोग बढ़ रहा है तो उसका मतलब लोगों की आय भी बढ़ रही है। उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन से क्या पता चलता है कि अगर उत्पादन अच्छा है, उत्पादन बढ़ा है, तो मतलब हमारे देश की भी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। विनिमय से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में जो वस्तु खरीदी बेची जा रही हैं उसके लिए जो एक्सचेंज है वो कैसा है, और उसके बदले हमारी जो कंट्री की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितनी है, वो भी हमें उससे आसानी से पता चलती है। वितरण, हमारे देश का जो वितरण जो प्रक्रिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कैसा है कि कोई वस्तु निर्मित होती है और उपभोक्ता तक वो कैसे कितने समय में पहुँचती है, ये भी एक आर्थिक क्रिया के रूप में हम देखते हैं। राजस्व मतलब हमने जैसे बताया कि सरकार को किस तरह से आय होती है, किस तरह से वो व्यय करते हैं, किस तरह से वो ऋण उन्हें उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत।